प्लेटो का माइमेसिस थ्योरी पे पढ़ा हमने, और उसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि प्लेटो जो है माइमेसिस यानी इमिटेशन मानते हैं पोएम को, आर्ट वर्क को। तो जब वो इमिटेशन मानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ माइमेसिस मानते हैं आर्ट और पोएम को, तो वो चाहते हैं कि उनके जो आइडियल रिपब्लिक है, जो उनका बुक है, और वो आइडियल रिपब्लिक की बात करते हैं, उससे इन लोगों को बैनिश कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। और वो क्यों चाहते हैं? उनका एक पॉइंट था कि जो हमारा माइमेसिस का प्रोडक्ट होता है, वेदर इट इज आर्ट और वेदर इट इज पोएम और वट एवर द लिटरेचर इट इज, तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रुथ, जो रियल ट्रुथ है, उससे बहुत फार अवे होता है। यानी क्या होता है कि अपेयरेंस हमको देखने को मिलता है आर्ट या पोइट्री में। सिर्फ हम अपेयर, जो अपेयर हमको दिखता है वो हमको देखने को मिलता है, विच इज अ फॉल्सी इमेजिन इलुस्ट्रेशन, इल्यूशन है, वो एक तरह का माया है। तो इसीलिए जो है हमारे प्लेटो, उनके अकॉर्डिंग जो उनके राइटिंग्स में सोक्रेटिस का नाम आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस इन हिज राइटिंग, इन हिज बुक द रिपब्लिक, व्हाट ही सेड कि हमको पोएट को बैनिश कर देना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था? ओके, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। टॉपिक हमारा प्लेटो के अकॉर्डिंग है। वो क्या है कि वो बता रहे हैं कि हमारा आर्ट वर्क जो होता है वो नॉलेज ऐसा क्रिएट करता है कि आर्टिस्ट जो चीज बना रहा है उसको उसकी नॉलेज है। ठीक है। Since this is somewhat complex argument that Socrates make, we will try and unravel it slowly. And to bring with, let us consider these lines that Socrates utter in book 10 of the Republic. अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि जो माइमेसिस थ्योरी है उसके बुक 10 में लिखा था, रिपब्लिक का जो बुक 10 था उसमें है माइमेसिस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ। ओके, सो a painter will paint a cobbler, ठीक है, carpenter or any other artist. तो जो कोई एक पेंटर है, मान लो एक कॉबलर को पेंट करता है, ये कारपेंटर को पेंट करता है, दो ही नोज नथिंग अबाउट देयर आर्ट। क्योंकि एक आर्टिस्ट है, क्योंकि वो एक पेंटर है, तो वो कॉबलर और कारपेंटर का, जो कारपेंटर काम करता है, जो कॉबलर काम करता है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से काम करता है, क्या करता है, नहीं करता है। लेकिन एंड एंड इफ ही इज अ गुड आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट है, माइमेसिस का एक अच्छा आर्टिस्ट है, ही मे डिसीव चिल्ड्रन और सिंपल पर्सन व्हेन ही शोज देम his picture of a carpenter for a distance, from a distance, and they will fancy that they are looking at a real carpenter। मतलब जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं प्लेटो की, जिसमें सोक्रेटिस है, और सोक्रेटिस ये बोलता है कि माइमेसिस आर्ट इसलिए खराब है, इसलिए बुरा है, क्योंकि वो क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है कि जो आर्ट बना रहा है उसको, जिसने वो जो चीज, जो सब्जेक्ट उसने पेंट किया है उसकी नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेंटिंग है किसी कारपेंटर की, अगर किसी ने एक कारपेंटर को पेंट किया है मान लो, या फिर एक मोची मोची को पेंट किया है, तो उसको ऐसा पेंट किया है, इतना रियलिस्टिक पेंट किया है कि हाँ, कोई सिंपल पर्सन या कोई जैसे बच्चा है, वो ऐसा बिलीव करेगा कि जो पेंटर है उसको क्या है, कारपेंटर के वर्क्स के बारे में पता है। समझ में आई बात? कि जैसा वो काम करता है उसकी नॉलेज जो है पेंटर को है, ये कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं। इसीलिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है पेंटर के पास, पेंटर सिर्फ पेंट करता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि कारपेंटर किस तरह काम करता है या उसका उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उससे उसको मतलब नहीं है। तो वही बात हो गई कि एक मिथ पैदा करता है पेंटर अपनी पेंटिंग के द्वारा लोगों के दिमाग में, कि उसको नॉलेज है उस काम का जो उसने अपनी पेंटिंग में बताया। ओके, नाउ द वर्डिंग ऑफ दिस पैसेज is slightly deceptive, and indeed a cursory reading of these lines might suggest there here Socrates is talking about something that is similar to the kind of experience that we might have we got to watch a 3D movie in a cinema hall. So basically तुमको मैं बताना है अपने लेक्चर में ये चाह रही हूँ कि इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे हम बच्चा होता है कोई, या फिर हम लोग ही खुद, जब कोई 3D मूवी लगती है, जैसे अभी लेटेस्ट कौन सा एंड गेम्स था, तो वो जब हम देखने जाएंगे तो किसी 3D मॉल में, तो वो जो हमको 3D मूवी कैसा दिखेगा, ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे सामने हो रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? वो रियलिटी हमको
जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो इसीलिए वही चीज प्लेटो कह रहे हैं कि जो माइमेसिस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लोगों को बताता है कि वो रियल है, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, वो रियलिटी से बहुत दूर होती है। ओके, सिमिलरली वी माइट थिंक that what Socrates is saying is that a crafty painter can fool person into believing that carpenter on his canvas is a real three-dimensional person rather than a painted image। तो क्या करता है एक अच्छा क्राफ्टेड पेंटर, क्या करता है, इंसान को फूल करता है। अच्छा, ये जो भी बातें हैं ये सही या गलत नहीं है, ये क्या है, प्लेटो द्वारा कही गई बातें हैं। तो इसको कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है, ये एक थ्योरी है जो प्लेटो ने बोली है। तो प्लेटो ने ये बोला कि जो है जैसे हमारा 3D मूवीज होता है वो रियल नहीं होता है, लेकिन हमको देखने में रियल लगता है, उसी तरह जब कोई एक आर्टिस्ट किसी को पेंट करता है, थर्ड डायमेंशन में पेंट करता है, तो हमको देखने में रियल लगता है पर वो रियल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो हमको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, okay, Socrates is referring to here is the painter's ability to make us believe that he is so knowledgeable in the art of carpentry then that the man he has painted as a carpenter। मतलब अभी जो मैंने कारपेंटर की बात की और जो 3 डायमेंशनल मूवी की बात करी, तो वही बात है कि हमको क्या जो पेंटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो पोएट होता है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको जो कारपेंट्री है, जो वो काम है, जो वो ऑक्यूपेशन है, जो वो मेथड है, उसके बारे में हमको आर्टिस्ट को पता है। यानी वो क्या हो गया, आर्टिस्ट हिमसेल्फ अ नॉलेजेबल पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसको हर चीज के बारे में पता है। मतलब मान लो एक पेंटर अगर एक डॉक्टर को पेंट करता है, एक लॉयर को पेंट करता है, एक आर्टिस्ट को पेंट करता है, एक एक्टर को पेंट करता है, तो वो इस तरह पेंट करता है कि लोगों को, जो सिंपल माइंडेड पर्सन है और जो बच्चे हैं, उनको ये बिलीव करा देता है कि उसको उस काम के बारे में नॉलेज है, तभी वो इतना रियलिस्टिक उस चीज को पेंट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, असल में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पेंटर को तो कोई लेना देना नहीं है उस वर्क से, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। माइमेटिक थ्योरी यहाँ पे आ जाती है कि इमिटेट कर रहा है जैसा वो रियल में दिख रहा है। ओके, in other words, a painter who represents, though his painting different kinds of men engage in different kinds of profession, might fool people into believing that his portraits are realistic because he personally knows all about these profession and these crafts that he is portraying on the canvas। Therefore, the painter poses to the people as an all knowing person। जो मैंने बोला कि क्या पेंटर क्या करने की कोशिश करता है अपने इन आर्ट वर्क्स के द्वारा, अपने आर्ट वर्क्स के द्वारा वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसको सब कुछ पता है, उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है। तो ये प्लेटो का मानना है, जो उन्होंने अपनी रिपब्लिक में माइमेसिस के बारे में कहा। एक थॉट मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था कि वो बोलते हैं कि जो माइमेटिक है वो इसलिए बुरा है क्योंकि वो क्या करता है, मॉरल वैल्यूज के खिलाफ कुछ भी चीजें दिखा देता है। मतलब आपके माइथोलॉजीज में कोई भी सब्जेक्ट दिखा देता है और वो भी इतना रियलिस्टिक हो जाता है जो इंसान के अंदर गलत इमोशंस पैदा करते हैं और अनरियल मतलब एथिक के खिलाफ है। दूसरा वो बोलता है कि वो जो हमारा माइमेटिक आर्ट है वो क्या है, वो ट्रुथ से बहुत फार अवे है, क्योंकि ट्रुथ जो है वो एक आइडिया है और उसका इमिटेशन क्या हो गया, एक मटेरियल फॉर्म हुआ, और मटेरियल फॉर्म का भी जो है डिपिक्शन हो गया तो पेंटिंग में होता है, तो इसलिए वो क्या है, ट्रुथ से फार अवे है। और फिर हमारा तीसरा ये आ जाता है कि वो क्या करता है, पेंटर कोशिश करने की ये कोशिश करता है अपनी 3 डायमेंशनल पेंटिंग से कि लोगों को बेवकूफ बनाए और कहे कि मैं एक नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मुझे सब आता है। ये लोगों के दिमाग में वो भ्रम पैदा करता है। इसीलिए प्लेटो के अकॉर्डिंग माइमेसिस जो है करप्ट आर्ट है, और इसीलिए माइमेसिस जो भी है, पोएम हो या आर्ट हो या कुछ हो, उसको रिपब्लिक से बैन कर देना चाहिए। ओके, Socrates ask if we are to consider a flute, then who is the okay, यहाँ पे एक मिनट देखते हैं कहाँ थे हम, पेंटर। ओके, सो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। सोक्रेटिस ने अपने बुक में जो द रिपब्लिक है उस बुक में एक चीज मेंशन की है, एग्जांपल देने की कोशिश की है, अपने समझाने, अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको समझाने की कोशिश की है, और वहां पे उन्होंने फ्लूट का एग्जांपल लिया है। फ्लूट का एग्जांपल उन्होंने लिया है, वही मैंने यहाँ पे कोट किया है। तो Socrates asked if we are to consider a flute, then who is the most knowledgeable person in that matter। तो अब आप लोग सब कुछ भूल जाइए, एक चीज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ
कि आप सोचिए फ्लूट के बारे में, एक बांसुरी के बारे में सोचिए। अब मुझे बताइए कि फ्लूट को कंसिडर करते हुए आपके दिमाग में सबसे नॉलेजेबल पर्सन उससे नजदीक कौन होगा? उसको बनाने वाला, उसको बजाने वाला, या उसकी पेंटिंग बनाने वाला? बजाने वाला। हाँ, ठीक है। तो क्यों बजाने वाला? क्योंकि उसको वो उसको प्ले करता है, उससे म्यूजिक निकालता है। जो फ्लूट का जो काम है वो कौन करता है? उसमें मास्टरी किसका है? बजाने वाले का। फ्लूट प्लेयर का मास्टरी है, क्योंकि फ्लूट क्यों है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजिशियन बजाता है, तो इसीलिए तो उसका सबसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन कौन हुआ? फ्लूट जो बजा रहा है, यानी म्यूजिक प्लेयर. So of course the answer is the person who plays flute will be the most knowledgeable, because he is the one who has genuine knowledge about whether a flute is good or bad. अच्छा, एक चीज और इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खराब फ्लूट है, कोई खराब बांसुरी है, वो बजाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसमें से ढंग की आवाज नहीं निकल रही, तो इस चीज का निर्णय कौन लेगा? वो जो बजा रहा है, वो नहीं जो उसको देख रहा है, वो नहीं जो उसको पेंट कर रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन कौन हो गया? जो उसको बजा रहा है। ठीक है। Thus the general truth is user or participant of something is the person who is really knowledgeable about a thing. Therefore, as we pass from the user to the maker, okay. तो अब पहला तो हमारा क्या हो गया? नॉलेजेबल पर्सन कौन हो गया फ्लूट के कंसिडर? जो उसको बजा रहा है। अब इससे थोड़ा सा नजदीक कौन होगा? जो उसको बना रहा है। क्यों होगा? हाँ। क्योंकि जो फ्लूट मेकर है, मान लो फ्लूट में कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो फ्लूट मेकर के फ्लूट प्लेयर जो है उसको लगेगा कि अच्छा ये फ्लूट में कोई खराबी है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा फ्लूट मेकर के पास, उसको बताएगा कि यहाँ से थोड़ा सा जो होल्स हैं वो कम कीजिए या बड़ा कीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा नैरो कीजिए। तो ये जब वो बताएगा तो वो अपना जो रियल नॉलेज है, जो आइडियल ट्रूथ है, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? डायरेक्ट ट्रूथ किसको ट्रांसफर कर रहा है? फ्लूट मेकर को। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? सेकेंडरी नॉलेज किसके पास है? फ्लूट मेकर के पास। लेकिन अगर कोई फ्लूट फॉर एग्जाम्पल, अभी 1 मिनट में आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, और आप लोग बेसिकली आप लोग आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा। ओके, आ रही है वीडियो की आवाज? आ रही है? हेलो? नहीं मैम। नहीं आ रही है? जी आ रही थी, हल्की हल्की आ रही है। आ रही है? संगीता आ रही है आपको? हाँ 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 आ रही है, बट बहुत मतलब धीरे आ रही है। जी अब आ रही है? वॉल्यूम कम है। अब आ रही है? जी जी ओके, तो यस मैम। उसको 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, सुन लिया? यस मैम। अब मैं यस मैम। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी जो मैं फ्लूट मेकर और फ्लूट प्लेयर ये सारी बातें कर रही थी, तो अब आप लोगों को समझ में आया। क्योंकि वो फ्लूट बजा रहा है, तो उसको बजाने का, उसको उससे म्यूजिक निकालने का उसका नॉलेज है उसको, तो इसलिए वो पहला क्या हुआ? पहला नॉलेजेबल पर्सन हुआ। उसके बाद उसको फ्लूट में कोई खराबी दिखेगा तो वो किसके पास जाएगा? फ्लूट मेकर के पास जाएगा, तो वो उसका दूसरा नॉलेजेबल पर्सन हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिख रही है, फ्लूट की पेंटिंग दिख रही है? जी मैम। यस ओके। मैम। अब आपको मान लीजिए मैंने ऐसा ही कोई फ्लूट पेंटिंग बनाने के लिए बोल दिया, तो क्या आपको इस बात की जरूरत है कि आप जाके मेकर से पूछिए कि तुम फ्लूट कैसे बनाते हो? ये आपके लिए जानना जरूरी है? फ्लूट मेकर मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि इससे म्यूजिक कैसा निकलता है? नो आपको नो सिर्फ मैम। हाँ, आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि वो दिखता कैसा है।
और किसने उसके दिखता कैसा, किसने पेंट किया? हाँ नहीं, मान लो तुमको अपने दिमाग से भी फ्लूट बनाना है, मैं सिर्फ इस पेंटिंग की बात नहीं कर रही, मान लो ये आप ही लोगों ने बनाया, तो अगर आप ओके ओके, तो ये पेंटिंग आप लोगों ने क्या जाके आप गए होंगे फ्लूट मेकर के पास कि तुम कैसे बनाते हो, तुम जरा मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं पेंट करूंगा, ऐसा तो नहीं है। या फिर आप किसी म्यूजिशियन के पास गए होंगे कि आप फ्लूट मुझे बजा के दिखाइए फिर मैं पेंट करूंगा। इसके लिए इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या जरूरत है कि तुमने देखा, उसको बना दिया और कुछ अपना आर्टिस्टिक चीज लगाया, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक प्लेटो के लिए तुम क्या हो, एक नॉन वर्दी पीपल हो, जो सिर्फ और सिर्फ चीजों को जो ट्रुथ से बहुत दूर है और सिर्फ क्या करता है, इमिटेट करता है चीजों को। इससे इस फ्लूट का असल के फ्लूट से कोई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। समझ में आ गई बात? जी यस मैम। ओके, तो ये पूरा वही है। Here we come to the same conclusion that mimesis or imitation is a problematic because it deals in appearance rather than in reality। मतलब ये किस बात पे डिपेंड करता है हमारा माइमेसिस आर्ट, कि वो दिखता कैसा है, बस हमको इसी बात से मैटर है। इसीलिए जो प्लेटो है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो माइमेटिक आर्ट है वो अपीयरेंस पे डिपेंड है, रियलिटी से बहुत दूर है, ट्रुथ से बहुत दूर है। तो इसीलिए हम इसको एक कोई भी हम परफेक्ट आर्ट नहीं बोल सकते और इसको आइडियल रिपब्लिक में नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों को अब मैंने प्लेटो का सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है कि वो क्या उनके लिए माइमेसिस क्या था और उनके लिए माइमेसिस आर्ट क्यों बुरा था। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी। अब हम क्या करें, अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल पढ़ेंगे, और एरिस्टोटल का किस तरह से वो क्या कहते हैं प्लेटो को इनडायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं अपने माइमेसिस की थ्योरीज में, किस तरह से माइमेसिस उनके लिए क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और कथारसिस जो बाद में उसको क्रिटिक करने के लिए कथारसिस का एक इमोशन लेके आते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखिए, क्योंकि हम विजुअल आर्टिस्ट हैं और यहाँ इनके फिलोसॉफिकल बुक्स में बहुत बार आर्ट का यूज किया गया है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये एक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है और इंग्लिश जो विजुअल आर्ट का पेपर देंगे, सॉरी इंग्लिश जो यूजीसी नेट का पेपर देंगे, उनको ये पढ़ना होता है। लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो रेनेसा है, आप देखिए कि सारा क्या है, रियलिस्टिक आर्ट। तो हमारा ग्रीक आर्ट देख लीजिए, टोटली क्या है, 3 डायमेंशनल और मूवमेंट, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, तो ये कॉन्सेप्ट उस पर भी लागू होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में कभी ये नहीं लाना है कि इसको छोड़ देंगे, तो हमारा मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक हर पेपर में माइमेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन देखा है और कुछ क्वेश्चन पे मैंने कथारसिस का भी देखा है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो असर्शन में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, जब असर्शन और रीजनिंग का 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये थ्योरी ऐसी है जिसमें से असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ और मैं इतना टाइम दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूएबल सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो अब हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल का डेट यहाँ पे दिया हुआ है मेरे टेक्स्ट में कि 384 से 322 BC तक का है ये। ओके, एरिस्टोटल वाज बोर्न इन कंटेम्पररी मैसिडोनिया। तो ये जो अभी का जो मैसिडोनिया है ग्रीस में, उसमें पैदा हुए थे। At the age of 17, Aristotle comes to Athens and joined the circle of Plato's academy। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लेटो ने एक अपना इंस्टीट्यूट खोला था जिसको अकेडमी बोलते हैं। तो क्योंकि ये एरिस्टोटल जो थे वो इनके स्टूडेंट थे प्लेटो के, तो उन्होंने 17 एज में प्लेटो को एथेंस में ज्वाइन किया था। और जैसे प्लेटो एथेंस से बहुत बाहर रहे, अपना लाइफ एथेंस के बाहर बिताया, फिर एथेंस वापस आए, उसी तरह का कुछ हमारा एरिस्टोटल के साथ है कि कुछ समय वो एथेंस से बाहर रहे थे और एथेंस में लास्ट में फिर वो एथेंस में ही चले गए थे। लेकिन जब उनके एग्जाइल जो हम कहते हैं एथेंस से या एथेंस ग्रीक के कल्चर फेयर में था, तो वो माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके गुरु रहे हैं जब अलेक्जेंडर छोटा था। और देखिए कि मतलब ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो एक बहुत बड़ा राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, जो मतलब पूरे विश्व पे उसने विजय प्राप्त
ये क्वेश्चनेबल है कि एरिस्टोटल का जो शिक्षा है वो उन पे पड़ा कि नहीं पड़ा, ये क्वेश्चनेबल थिंग है। लेकिन जहां तक माना जाता है कि एरिस्टोटल ने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को टीच किया था, और उनकी वैल्यूज जब वो छोटे थे अलेक्जेंडर देन, तो उस टाइम उनको टीच किया था, और बहुत सारी वैल्यूज जो है एरिस्टोटल की वो क्या कहते हैं हमारी अलेक्जेंडर द ग्रेट में गई। तो खैर ये सेपरेट थिंग है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है आर्ट से, बट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके ओके, तो जैसे कि आपका एकेडमी प्लेटो ने एस्टैब्लिश किया था एथेंस में, उसी तरह लाइसियम जो है, लाइसियम व्हिच एरिस्टोटल एस्टैब्लिश्ड इन एथेंस आफ्टर रिटर्निंग बैक टू द सिटी स्टेट इन 335 BCE. He would stay in Athens till the very end of his life, but he would retire from the city in 322 BCE, and in fact he died that very year in place called Chalcis. तो इनका जो मौत हुआ है वो कहाँ हुआ है? कैल्सिस में हुआ है, जन्म ये मैसिडोनिया में है। और जो लीसियम जो है इनका एकेडमी एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ये फिलोसफर, जो एरिस्टोटल के बाद जितने भी आप फिलोसफर्स देखे वो क्या थे? एरिस्टोटल के ही शिष्य थे। तो हमको एरिस्टोटल एक दो ही हमको फिलोसफर मिलते हैं जो बहुत रिनाउंड है और आज भी लोग उनको पढ़ते हैं, एक तो प्लेटो और दूसरा हमारा एरिस्टोटल। अच्छा, प्लेटो के हमारा रिपब्लिक में हम देखते हैं कि उसमें 10 रिपब्लिक का बुक है जिसमें डायलॉग फॉर्म्स में जो है हमारा आर्ट वर्क टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी दो या दो से ज्यादा लोग नाटकीय अंदाज में बात करते हैं, जिसमें से एक किरदार उसका नाम उन्होंने सोक्रेटिस रखा है, यानी पूरा टेक्स्ट जो है हमारा प्लेटो द रिपब्लिक में सोक्रेटिस ही बातें करता है और थ्योरी बताता है। लेकिन एरिस्टोटल का क्योंकि हम लोगों को जो चीज मिला है वो क्या है? नोट्स है। तो वो उतना क्वालिटी फिनिशिंग हमको उनके नोट्स में नहीं मिलती, उतना डेप्थ हमको नहीं मिलता। लेकिन ये हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमको उनका राइटिंग्स जो है वो अच्छे अवस्था में मतलब मिला ही नहीं है, तो हमको उनका सिर्फ नोट्स मिला है, और नोट्स के हिसाब से ही हम उनके बारे में चीजें करते हैं। अब देखिए लेक्चर नोट्स, अब यही जो मेरा मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे लेक्चर नोट्स हैं, अगर मैं इसको पब्लिश कराने जाऊंगी तो मैं इसमें और चीजें ऐड करूंगी, फिनिशिंग करूंगी, ये जो आपको मिस्टेक्स दिख रही हैं ये मैं इसको दूर करूंगी, या बहुत सारी चीजें इसमें मैं ऐड करूंगी। कुछ थ्योरीज का मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज मैंने लिखी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है उस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने उसको क्लास में पहले बताया। तो लेक्चर नोट्स में बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है, क्योंकि जो बोलने वाला है या समझने वाला है वो ऑलरेडी उस बात को जानता है, प्रीवियस क्लास में उस बारे में बात हुई होती है, या फिर अंडरस्टूड होता है कि ये चीजें को पता होगी। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं, जैसे मैंने अलेक्जेंडर की बात की तो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन मेरे को दिमाग में था, मैंने आपको बोल दिया। तो कई बार क्या होता है, जो लेक्चर के नोट्स होते हैं उससे चीजें मिसिंग होती है, तो इसीलिए हमको जो एरिस्टोटल का लेक्चर का नोट्स मिला है, इसीलिए वो क्या है पॉलिश फॉर्म में नहीं है जितना रिपब्लिक है प्लेटो का। तो ये एक हमको एरिस्टोटल की कमी नजर आती है। ओके, सो he would stay, okay, हमने यहाँ तक कर लिया। One of the earliest catalogs of Aristotle works that is still extant today was produced by the Greek biographer Digonis Laertius. तो Laertius जो है वो कौन है? बायोग्राफर हैं एरिस्टोटल के। तो इन्होंने के जो जितने भी बुक्स हैं, जो कुछ टेक्स्ट हैं, उसको भी रीराइट किया है और बायोग्राफी लिखी है। किसकी लिखी है? एरिस्टोटल की। तो इन Laertius list about 550 books that were supposedly written by Aristotle. तो कितने 550 करीबन बुक हैं जो एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे लिखी थी, जो हमको नहीं मिलते हैं, हमको सिर्फ उनके लेक्चर नोट्स मिलते हैं जो लीसियम में वो पढ़ाने के टाइम यूज करते होंगे। तो unfortunately the writings of Aristotle that have survived is only about 1/5 of total corpus that is mentioned by Laertius, and what survive are mostly lecture notes which are often cryptic and which lacks that polished quality, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, of a work that has been expressly prepared for publication and circulation. Our lecture is based on his work titled Poetics. So
हमने प्लेटो का जो माइनसिस थ्योरी हमने कहाँ से पढ़ा, प्लेटो के रिपब्लिक के बुक में से पढ़ा। और अब हम जो माइनसिस और कैथारसिस पढ़ेंगे वो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में से पढ़ेंगे, जो उनका पोएटिक डॉक्यूमेंट है, जो वॉल्यूम है, उसमें से पढ़ेंगे। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एरिस्टोटल का माइनसिस थ्योरी कौन सी चीज पे लिखा गया है, मतलब कौन सी वॉल्यूम में लिखा गया है, तो वो पोएटिक्स होगा। ओके, the volume, the surviving volume of politics can be divided into 3 related segments, जो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे खास जानने के लिए, लेकिन जहाँ तक आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जैसे कि रिपब्लिक 10 चैप्टर्स में है और 10th चैप्टर में हमको माइनसिस का थ्योरी मिलता है, उसी तरह जो हमारा पोएटिक्स है वो 3 जो है वॉल्यूम में 3 रिलेटेड सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमको कुछ माइनसिस की थ्योरीज फिर ऐसे ऐसे करके चीजें मिलती है जो उतना जानने की जरूरत नहीं है। The poetic was a conscious effort to challenge the negative views that Plato posed about artistic minuses in his work। तो जो poetic है वो क्या है, एक critical analysis है, critical वॉल्यूम है, critical text है, जो क्या करती है, प्लेटो ने जो अपने रिपब्लिक में माइनसिस के बारे में लिखा है उसको चैलेंज करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, अगर मान लीजिए हम में से किसी ने प्लेटो नहीं पढ़ा होता और हम क्या कहते हैं डायरेक्ट पोएटिक पढ़ रहे माइनसिस के बारे में, तो ऐसा नहीं वहाँ पे लगता है कि अच्छा हमको कुछ मिसिंग है। जैसे आप कोई 2 पार्ट में चीजें देखो मूवी, जैसे कोई आप जैसे बाहुबली देख लो, तो अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको फर्स्ट पार्ट देखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एरिस्टोटल में क्या है, उनकी राइटिंग्स डायरेक्टली कहीं भी प्लेटो को कंसिडर नहीं करती, प्लेटो का नाम नहीं लेती या प्लेटो के माइनसिस के बारे में बात नहीं करती। इसीलिए अगर आप चाहें तो एरिस्टोटल का अकेले भी माइनसिस थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर somebody like us or somebody who really explore the literary text, he will know that the text and the statement which Aristotle talks about in his book is somehow related or a critic analysis of the Plato's work। मतलब जो प्लेटो का जो राइटिंग अभी तक हमने जो भी माइनसिस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको क्रिटिकल एनालिसिस में जो है हमारा एरिस्टोटल का वर्क हमको देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि हमने प्लेटो पढ़ा है और हमको प्लेटो सिलेबस का इसलिए हमने पढ़ा, तो हमें प्लेटो के सारे थॉट्स हमको पता है कि वो माइनसिस आर्ट को माइनसिस समझते थे और इमिटेशन की मैंने तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर लिए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम एरिस्टोटल जो उसके बारे में बोलते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कहाँ थे हम? Okay, the volume, the surviving volume of poetics can be divided into 3 related segments, जो मैंने बोल दिया। The poetics was a conscious effort to challenge the negative views that Plato posed about artistic mimesis in his work, जो मैंने बताया आपको। Okay, Plato banished the mimetics from his ideal republic। Okay, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया कि प्लेटो क्या चाहते थे कि जो माइमेटिक आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पोएट हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, वो क्या हो जाए, उनके आइडियल रिपब्लिक से चले जाएं क्योंकि वो करप्शन पैदा करते हैं। लेकिन वहीं पे एरिस्टोटल इनवाइट्स बैक द पोएट विद ओपन आर्म्स एंड एस्टैब्लिशेस आर्टिस्टिक माइमेसिस एज अ इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन आइडेंटिटी। जहां एक फिलोसोफर बोल रहा है कि क्या प्लेटो हमारा हमको क्या करना चाहिए, पोएट को बैनिश कर देना चाहिए हमारे आइडल स्टेट से, क्योंकि वो करप्शन पैदा करते हैं, लोगों में इमोरल चीजें पैदा करते हैं, लोगों को फूल बनाते हैं। वहीं एरिस्टोटल अपने टेक्स्ट, अपने नोट्स में क्या लिख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अपने खुले हाथों से जितने भी माइमेटिक पोएट्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं आर्टिस्ट हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट है और जो हमसे जो जिनके बिना कोई भी एक समाज पूरा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमको उनके नोट्स पोएटिक्स में देखने को मिलती है। तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि जो भी थ्योरी एरिस्टोटल, चाहे वो डायरेक्टली अपने बुक में अगर कभी आप हाँ बोलो, तो हम लोग प्लेटो के रिपब्लिक मतलब इमिटेशन की थ्योरी से और एरिस्टोटल का कंपैरिजन करेंगे क्या इसमें? हाँ करेंगे, यही है। तो यही मतलब जो थ्योरी एरिस्टोटल की है वो कंपैरिजन ही है, क्रिटिक है और क्रिटिसिज्म भी है ना मैम? हाँ क्रिटिसिज्म भी है और क्रिटिकल
एनालिसिस है किसका, जो हमने अभी तक प्लेटो का पढ़ा है। प्लेटो तो अभी एक साइड में प्लेटो लिख ले, एक साइड में एरिस्टोटल, ऐसे। हाँ ऐसे लिख लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और प्लेटो का क्या है, प्लेटो ने अभी तक तुम लोगों को दिमाग में बस अब जो रखो कि प्लेटो ने क्या बोला है, जो 3 रीजन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया उसकी वजह से क्या बोलता है कि वो जो हमारा आर्ट है वो स्टेट से बैनिश हो जाना चाहिए ताकि रिपब्लिक एक अच्छा रिपब्लिक, आइडियल रिपब्लिक बने। और रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिए क्यों। और अब जो है एरिस्टोटल अपने टेक्स्ट और अपने नोट्स में क्या बोलते हैं कि हमको जो पोएट्स हैं और जितने भी आर्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए, खुले हाथों से अपना देश में, अपने स्टेट में स्वागत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे संस्कृति और चीजों, और जो माइनसेस है, जो माइनसेस को अनुकरण की चीजें बोलते हैं, तो वो जो अनुकरण है वो क्या है, एस्पेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन आइडेंटिटी, हमारे इंसानी व्यक्तित्व या इंसानी जो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी को, पहचान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए माइनसेस को करप्ट बोलना हमारी ह्यूमन आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने की बात है। जबकि प्लेटो ने क्या बोला था कि माइनसेस क्या है, करप्ट है, जो इंसान को धोखा देता है। तो एक तरफ प्लेटो बोल रहे हैं कि ये एक करप्ट चीज है, उधर एरिस्टोटल जो उनके शिष्य हैं वो अपने टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमको ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको इसको करप्ट नहीं मानना चाहिए, इसको वैल्यू देना चाहिए। ओके, so now the first major distinction that we observe that mimesis is natural. Okay, so हमारा प्लेटो क्या बोलते थे कि अनरियल है। अनरियल क्या है? ट्रुथ से फार अवे है, अपीयरेंस पे ध्यान देता है माइमेटिक आर्ट। लेकिन एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, वो नेचुरल है, ये हमारी आइडेंटिटी से मेल खाता है। हमारे लिए ये क्या है, इंसानी सभ्यता, इंसानी लोगों के लिए, इंसानी जो हैबिटेंट है उसके लिए माइमेटिक या अनुकरण करना क्या है, एक चीज नेचुरल है, ये हमारे लिए नेचुरल चीजें हैं। और जब नेचुरल चीजों का डिपिक्शन नेचुरली यानी माइमेटिक तरीके से हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। किस तरह से नेचुरल है ये हम उनकी टेक्स्ट में जो उन्होंने बोला है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है पोइट्री इन जनरल। पोइट्री मतलब क्या हो गए, यहाँ पे सिर्फ पोएम्स नहीं हो गई, तो लिटरेरी थ्योरीज नहीं, लिटरेरी टेक्स्ट नहीं हो गए, आर्ट भी हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो पोइट्री इन जनरल सीम्स टू हैव sprung from two causes, each of them lying deep in our nature. First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood. One difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and who imitation learns his earliest lessons, and no less universal is the pleasure felt in things. मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोइट्री है वो क्या है, एक दो कारणों की वजह से एक बहुत ही इमिटेशन एक नेचुरल चीज है। क्यों? क्योंकि जो हम इंसानी रूप है, हमारा जो इंसानी रूप है हमको किस तरह से जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि हमारे अंदर इमिटेशन करने की शक्ति है, हम चीजों को नकल करने की शक्ति है। तो आप देखिएगा जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको वो चीजें सीखता कैसे है, अपने दिमाग से। तो बच्चा जो है वो क्या करता है, इमिटेशन से ही चीजों को सीखता है। जैसे बच्चे को माँ बोलना, पापा बोलना, और बहुत सारी चीजें होती है। एक लाइफ जो है बच्चे का आप सर्कल देखिए, मतलब इवोल्यूशन देखिए, तो वो क्या होती है, पूरी इमिटेशन से ही बनती है। तो इमिटेशन हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल चीज है। But he also underlines it is as one of the key features which make us what we are as human beings and which distinguish us from other animals. तो क्यों ये, और क्या बताते हैं एरिस्टोटल इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि किस तरह से हमारा जो है, एक मिनट, किस तरह से हमारा जो इमिटेशन नेचर है हमको जानवरों से अलग करता है, क्योंकि हमारे अंदर इमिटेशन करने की क्वालिटी है। ओके, तो he says each mimetic form मतलब आप पोएम समझ लीजिए, स्कल्पचर समझ लीजिए, एक पेंटिंग समझ लीजिए, तो माइमेटिक फॉर्म हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स इट्स ओन डिस्टिंक्ट मीडियम। मतलब क्या होता है, जितने भी आप माइमेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे जो प्लेटो बोलते हैं कि आर्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइमेसिस, मतलब माइमेसिस का प्रोडक्ट है, तो उसी तरह से यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं अगर माइमेटिक प्रोडक्ट की बात करें, यानी एक स्कल्पचर की बात करें, एक पेंटिंग की बात करें, एक पोइट्री की बात करें, तो क्या होता है, इनका
सबका अलग अलग क्या होता है, डिस्टिंक्ट मीडियम होता है। पोइट्री लिटरेरी टेक्स्ट होती है, लैंग्वेज होती है उसमें, देखा जैसे आप हिंदी आपने साहित्य पढ़ा होगा तो बहुत सारी भाषाएं होती है उसमें, अवधि और कितनी सारी भाषाएं होती है, तो सबका डिपिक्शन, सबको क्या कहते हैं, यूज करने का तरीका अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। तो इस तरह से क्या होता है, मीडियम्स अलग है, जैसे स्कल्पचर स्टोन में बनते हैं, ग्लास में बन सकते हैं, पेंटिंग्स कैनवस, टेम्परा, फ्रेस्को, तो मीडियम्स क्या है माइमेटिक आर्ट के अलग अलग हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एरिस्टोटल। तो लेट अस टेक फॉर इंस्टेंस द कास्ट ऑफ फर्नीचर मेकिंग। ओके, तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से प्लेटो ने अपने टेक्स्ट में बोला कि आर्ट जो है वो एक माइमेटिक प्रोडक्ट है इसीलिए वो बुरा है, तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि माइमेटिक प्रोडक्ट होने के बावजूद अनुकरण, एक आइडिया को अनुकरण करने के बावजूद, इमिटेट करने के बावजूद क्या होता है, हर चीज का, हर माइमेटिक आर्ट का क्या होता है, और मीडियम अलग होता है, उसमें जो पेंटिंग्स में जो कलर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो स्टाइल्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रुथ से फार अवे है, लेकिन क्या है, एक अपना ट्रुथ बनाने की कोशिश कर रही है, एक अपना आर्ट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि बेड अगर है वो एक ट्रुथ आइडिया है, उसको मटेरियल फॉर्म में एक बना रहा है कोई, और फिर उसकी पेंटिंग बनाओ, तो क्या होता है, वो ट्रुथ से फार अवे हो जाता है, क्योंकि आइडिया है और उसका मटेरियल फॉर्म को कॉपी कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को प्लेटो के अकॉर्डिंग बताया था। उसी तरह जो है एरिस्टोटल कह रहे हैं कि माइमेसिस में कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है, वो करप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अलग अलग मीडियम्स होते हैं, वो अलग अलग। हाँ बोलो। मैम, एरिस्टोटल प्लेटो के प्यूपिल थे ना? हाँ, उनके स्टूडेंट थे। तो फिर स्टूडेंट थे तो उनकी फिर उनकी विचार क्यों उनसे अलग हो गए थे? तो देखो सिद्धार्थी, सोच हर इंसान की अलग होती है, एक मतलब एक डेकेड्स तक प्लेटो। हाँ, सोच तो अलग थी, बट वो उनके गुरु तो वो ही बनाए होंगे ना खुद से। तो इमिटेशन की बात तो ये कैसे कर पा रहे हैं, इमिटेशन के बारे में जानकारी इनको किसने दी, प्लेटो ने दी ना, तभी ये अपनी विचारधारा उस बात पे व्यक्त कर पा रहे हैं। अब जैसे मैं कुछ तुमको बताऊंगी, एक पेंटिंग दिखाऊंगी, तुमको वो समझ में आएगा, कुछ और समझ में आएगा, पेंटिंग में तुम्हारे विचारधारा इमोशंस के लिए और होंगे, लेकिन दिखा तो मैं रही हूँ, समझा तो मैं रही हूँ, तो उसका एक्सप्रेशन तो मैं बता रही, स्टाइल तो मैं बता रही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्रिटिक करो, उससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट उसको ऑलरेडी उसने टीच किया हुआ है फिलोसफी, तो अब तुम्हारा ये अपना वेल्थ है, तुम्हारा अपना ये स्ट्रेंथ है कि तुम उसको अपना माइंड, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, अपने माइंड से कैसे क्रिटिक करोगी कि तुम मेरे से भी बड़ी अच्छी टीचर बन जाओगी, या फिर कोई रिसर्च पेपर में कर रही हो तो तुम उस रिसर्च पेपर क्या होता है, जब फिलोसफी कोई थ्योरी निकालते हैं, तो जब मान लो एक रिसर्च हमने कुछ किया, तो अगर वो ही रिसर्च सब मानने लग जाए, अच्छा हाँ ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है, तो दूसरी बुक क्यों बनेगी, लोग अपना रिसर्च क्यों लिखेंगे आगे। उसी नोशन को क्या करते हैं लोग, क्रिटिक करते हैं, उसको अपनी विचारधारा से जब उसको कंपेयर करते हैं तो उसको क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, यानी अपनी सोच, अपनी समझ से चीजों को लिखना, समझना, तो इस तरह से उसको क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो एरिस्टोटल उनके शिष्य होने के बावजूद, उनको माइमेसिस पढ़ने के बावजूद भी, उनके लिए माइमेसिस कुछ अलग था, लेकिन माइमेसिस के बारे में, जो माइमेसिस क्या होता है, माइमेसिस क्या है, आर्ट क्या है, ये सब के बारे में तो प्लेटो ने ही ना उनको बताया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हैं। ये दो चेयर्स हैं, ठीक है, ये क्विंसाइन स्टाइल है, ये आर्ट डेको स्टाइल का चेयर है। चेयर तो है, ट्रुथ से मान लो अगर कोई प्लेटो के हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रुथ से ये दोनों बहुत दूर है, लेकिन क्या है, स्टाइल, और ये जो स्टाइल जो है, कलर्स जो है, जो डिटेलिंग्स है, वो ट्रुथ की तो नहीं है, वो आर्ट की है, आर्टिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है, आर्टिस्ट ने जो चीजें अपने दिमाग में सोची है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया है। तो ये क्या है, एक अलग ट्रुथ आर्टिस्ट के अंदर ही डेवलप हो रहा है, इमिटेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मीडियम में उसकी क्राफ्टमैनशिप दिख रही है। तो फॉर एरिस्टोटल क्या है कि जो माइमेसिस प्रोडक्ट है, यानी माइमेसिस आर्ट है, वो क्या है, एक क्राफ्ट है, ना कि एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
Okay. Here say each mimetic form of representation involves its own distinct medium, its own distinct object and its own distinct manners. जैसा कि manners मैंने आप लोगों को दिखा दिया, object मैंने आपको दिखा दिया. Let us take for instance the craft of furniture making. Craft of furniture making. The furniture maker used implements like a chisel or lathe machine to work on a piece of a wood in order to produce various pieces of furniture like chair, the table, beds, cupboards, and so on. And these furnitures might resemble the Louis Point styles of furniture or the Art Deco style of furniture. तो कहने का मतलब ये है कि आइडिया जो वो बोल रहे हैं कि इमिटेशन कर रहा है जो आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो वो तो मान लिया हो रहा है, माइमेटिक हो रहा है, लेकिन माइमेटिक्स में बुरा क्या है? यहाँ पे तो देखिए एक अलग क्राफ्ट इसका निकल के आ रहा है. चीजों को किस तरह से एक टेबल बनाने के लिए दूसरा टूल्स यूज होता है, दूसरा टेबल बनाने के लिए दूसरा टूल्स यूज होता है, एक स्टाइल के लिए एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है, एक स्टाइल के लिए डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है. तो जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट हो रही है यहाँ पे, इवोल्वेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? तो माइमेसिस एरिस्टोटल के लिए कोई बुरा नहीं है. क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि इसमें एक इवोल्यूशन हो रहा है, एक आर्टिस्टिक मीडियम एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसमें कोई बुराई नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट हैं वो अपना ट्रूथ एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है. Similarly, in the third chapter of Poetics, Aristotle draws our attention to how a mimetic artist, depending on what kind of a craftsman he is, choose his medium of imitation. मतलब जिस तरह का जितना उम्दा कलाकार होगा उतना वो टफ मीडियम चुनेगा और उसको उतनी फिनिश और पॉलिश तरीके से उकेरेगा. तो अनुकरण तो हो रही है, इमिटेशन तो हो रही है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, जो एक मान लो जैसे कि 2 डायमेंशनल स्पेस जैसे कैनवस हो गया, फ्रेस्को हो गया, तो क्या होता है वो 2 डायमेंशनल स्पेस पे एक आर्टिस्ट 3 डायमेंशनल चीज इल्यूशन क्रिएट करता है, यानी रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक चीज क्रिएट करता है. तो ये उसका क्राफ्ट है, ये ट्रूथ से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो इसीलिए क्या है, जो क्राफ्ट है वो बहुत ऊंचा दर्जा रखता है किसी भी माइमेटिक आर्ट के लिए, ना कि इसको ट्रूथ से जोड़ के इसको हम इसका निंदा करें. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हर एक आर्टिस्ट, हर एक कलाकार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपना क्राफ्ट, अपना जो स्किल है वो एक्सप्लोर करता है डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट कलर्स में. तो इसीलिए जो है आर्टिस्ट, कलाकार बहुत बहुत मायने रखता है एरिस्टोटल के लिए. ओके. He selects the object which he seeks to express through his mediums of mimesis. तो जैसा कि मैंने बोला कि माइमेसिस को बनाने के लिए यानी आर्ट को बनाने के लिए वो कोई भी आर्टिस्ट अपना मीडियम सिलेक्ट करता है. जैसे कि आप देख लो माइकल एंजेलो कैसे मार्बल को सिलेक्टिव वे में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि माइकल एंजेलो जो है कारा में जाते थे और ऐसा मार्बल चूज करते थे जो अनटच्ड हो. तो ये जो चीजें हैं, ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं है. ये अपने आप में एक्सप्लोरेशन है और ये जो चीजें हैं ये एक माइमेटिक आर्ट को जो है नेचुरल बनाती है, क्योंकि ये नेचुरलिस्टिकली एक्सप्लोर होता है. इंसान का एवोल्यूशन के साथ चीजें एक्सप्लोर हो रही है. तो इसीलिए एरिस्टोटल के लिए आर्ट, माइमेटिक प्रोडक्ट जो है वो बुरी चीज नहीं है. एंड ही ऑल्सो सेलेक्ट द मैनर्स ऑफ हिज क्राफ्ट फॉर इमिटेशन. ओके, मैनर्स भी सिलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, मैं क्या बताने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ. जैसे कि मैंने सिद्धार्थी और संजय जी आप लोगों को बता दिया था स्कल्पचर के बारे में. ये 2 स्कल्पचर आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? जी जी. यस मैम. एक डोनाटेल्लो, एक माइकल एंजेलो. तो ये दोनों स्कल्पचर जो है, संगीता प्लीज लिसन carefully because you know I have already taught them before this class. Okay, so they are familiar with these sculptures, but I think you also, I think in history of art you can, do you know these sculptures? Right side is David, which is created by Michelangelo, and left side is created by Donatello. Okay, then you are familiar with these sculptures. Okay, that's good. Yeah. Okay, so here what we see कि जो है sculpture बनाया जा, यहाँ पे क्या किया गया है
इमिटेशन किया गया है किसका, माइथोलॉजी का, जिसमें डेविड के बारे में बात होती है। डेविड का जो गुलायत को वो जो मारता है, किल ऑफ गुलायत जो है वो यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है, दोनों आर्टिस्ट के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पे माइनस तो हो रहा है, लेकिन क्या है, ये ब्रॉन्ज कल्चर है और ये क्या है, मार्बल कल्चर है। तो क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें मीडियम में, और किस चीज में डिफरेंस है, आर्टिस्टिक स्टाइल। हाँ, तो आर्टिस्टिक स्टाइल में यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ऑलरेडी इसने किल कर लिया है गुलायत को, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये किल करने जा रहा है। तो इमोशन में डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी इसने विक्ट्री पा ली है, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये कितना कैपेबल है, कितना क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा तैयार है कि अगर इसके पे कोई आएगा तो ये विल काउंटर और रिटेलिएट, हाउ ये रिटेलिएट सुपर पावर एंड हिज ओन एक्सटेंट। तो ये क्या देख रहे हैं, क्या एक ही सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट कल्चर है, कल्चर दो कल्चर अलग अलग कल्चर है, मीडियम्स अलग है, डिपिक्शन अलग है, इमोशन अलग है, माइनस हो रहा है, लेकिन हर एक जगह क्या है, कॉन्सेप्ट और मैनर, किस टाइप का इमोशन वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए एरिस्टोटल के लिए माइमेटिक आर्ट क्या है, पूरी चीज नहीं है। तो द माइमेटिक आर्टिस्ट fail not because he deliberately wants to misinterpret his object of imitation, but rather because his very effort to produce a mirror image of the object। मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग जो माइमेटिक प्रोडक्ट था वो क्यों बुरा था, ऐसा नहीं था उनके अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि जो माइमेटिक आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो गलती से कुछ मिसइंटरप्रेट करते हैं, वो डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसके लिए माइमेटिक प्रोडक्ट खराब है। So if according to, अभी हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, okay, according to Plato, see, so if stick which is immersed in water is painted by a painter as a bent stick, then it results in a fake representation of stick, not because of the painter deliberately wants to mislead us, rather he wants to produce a mirror image of what he perceives in front of him। Okay, मतलब तुम लोगों को मैं ये बता रही हूँ, जो प्लेटो है वो माइमेटिक आर्ट को पूरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, जो देखता है तो हूबहू अपने चीज में उतार देता है, अपने मीडियम में उतार देता है, इसीलिए मिरर रिफ्लेक्शन करता है वो, इसीलिए माइमेटिक क्या है वो बुरी चीज है। और इस तरह ऐसा नहीं है कि वो गलती से ऐसा करता है, वो जानबूझ के ऐसा करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेंटिंग नहीं है, लेकिन आप लोग अज्यूम करो कि ये एक पेंटिंग है और ये एक माइमेटिक आर्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट ने पेंट किया है। किस चीज की पेंटिंग है, एक स्टिक लास्ट में बाद में पानी में गिरी हुई स्टिक है, लेकिन यहाँ पे पेंट कैसा किया गया है, मान लो पेंटिंग है ये, तो पेंट कैसा किया गया है, एक बेंट स्टिक की जगह, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या होता है, पानी में जो स्टिक होता है वो दिखता ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट ने क्या किया है, रियलिटी को इग्नोर कर दिया, दिखाने की कोशिश की है। हाँ, रियलिटी को इग्नोर कर दिया ना, मतलब जैसे कि अगर असलियत हम देखेंगे तो वो स्टिक बेंट नहीं होता है, हमको दिखता है ना, वो इल्यूशन है, तो हमको ऐसे दिखता है। लेकिन आर्टिस्ट अगर खुद ही ये चीज अपने पेंट करेगा तो वो प्लेटो के अकॉर्डिंग लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्टिक बेंट हो जाता है, यानी वो एक इल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो हम अब इसमें एरिस्टोटल का पढ़ेंगे कि क्या एरिस्टोटल का क्या मानना है इस बात पे, जो मिरर रिफ्लेक्शन प्लेटो बोलते हैं अपने टेक्स्ट। So Aristotle instance that instances that mimesis is a craft critic, that this notion of transparent mirroring. Okay, a painter, no matter how realistic it is, not a mirroring surface, it is distinct and different from a mirror. Okay, so Aristotle क्या बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया कि प्लेटो बोल रहे हैं कि जो है वो मिरर इमेज क्रिएट करता है, लेकिन आप इस बात पे तो ध्यान दीजिए कि जो आर्टिस्टिक मीडियम्स होते हैं, जो उनको जिस मीडियम से वो काम करते हैं, वो मिरर के
रिकॉग्नाइजेबल जो है चीजें बनाई जा रही है। तो आप जैसा प्लेटो का कहना है कि क्योंकि ये मिरर इमेज कर रहा है और इसलिए रियलिटी से दूर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो इस बार इस माइमेटिक आर्ट को रेलेवेंट है, वो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये देखना चाहिए कि आर्टिस्ट ने कितना क्राफ्टमैनशिप दिखाई है, कितना एलिगेंटली, कितना फिनिश के साथ एक ऐसा पेंटिंग बनाया है, जबकि वो पेंटिंग का सरफेस मिरर नहीं, एक क्या है, एक पेपर है, एक कैनवस है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें ऐसा आर्ट वर्क, ऐसा इमेज बनाना क्या है, एक क्राफ्टमैनशिप है। तो माइमेटिक प्रोडक्ट क्या है, वो एरिस्टोटल के लिए एक बहुत ही आर्टिस्टिक स्किलफुल चीज है, जबकि प्लेटो के लिए वो क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका। A painting, no matter how realistic, is not a mirroring surface. It is distinct and different from a mirror. And the reason why is it distinct and different from a mirror, even if it is a realistic painting, is because the ability of a painter to represent a minute an object in shape as well as limited by the tools, mediums, manners, and his craft. क्यों नहीं है ये मिरर के जैसा? क्योंकि एक तो मीडियम वैसा नहीं है, दूसरा वो जो चीज है वो किससे बना रहा है, वो एक पेन से बना रहा है या पेंट ब्रशेस से बना रहा है, तो मीडियम्स भी डिफरेंस है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मिरर ऑब्जेक्ट बना रहा है और इसीलिए बुरा है? एक मिरर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी क्या जरूरत पड़ी, उसको क्राफ्टमैन ऐसी स्किल्स की जरूरत, ऐसा उसको गेज की जरूरत है कि वो उस तरह का पर्सपेक्टिव अपने कैनवस पे दिखा सके। इसीलिए क्या मेमेटिक आर्ट एरिस्टोटल के लिए क्या है, एक मिरर वो नहीं है, मिरर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, एक क्राफ्टमैनशिप है, एक आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन है। ओके, कैनवस, हिज कलर्स, हिज palette and all such things that he employs to create his painting shape the kind of imitation that he is able to produce. So क्यों ये क्राफ्टमैनशिप क्राफ्ट है? क्योंकि एक पेंटर क्या करता है, पेंटिंग को शेप करने के लिए, एक मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करता है, वो बहुत सारी उसकी पैलेट जिम्मेदार होता है, उसका कलर कॉम्पोजिशन जिम्मेदार होता है, वो कलर कितना अच्छा मिक्स करता है वो जिम्मेदार होता है, कि ड्राइंग कितनी अच्छी है वो जिम्मेदार होता है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये किसी एक रियलिस्टिक जो नेचर में जो सा दिखता है अपीयरेंस में सेम है, इसीलिए आप इसको कह रहे हो कि माइमेटिक अच्छा आर्ट नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट इसके लिए बहुत